हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आज हम लोग पॉलिटी का सीरीज 2 का डिस्कशन करेंगे, अर्थात 51 से 100 तक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि हम अब डेली टेस्ट सीरीज एक चलाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, जबकि जबकि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, सॉरी, तो इसको कर सकता है राष्ट्रपति। तो पहला का एक काम 51 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसमें 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है, जैसे हो गया कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और तीसरा हो गया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। पहला कथन दिया गया है, इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इसका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया तो जाता है, लेकिन इसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, लेकिन राज्य के विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं शामिल। उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, बल्कि इसे राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा, मतलब गलत है, गलत पूछा है, गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि हटाने का राज्यसभा प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने का समर्थन किया गया। तो बिल्कुल सही है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया गया था। तो बाकी तीनों गलत हो जाएगा, तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत बताना है। तो विधान परिषद के लिए निर्वाचन होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, निर्वाचक होना चाहिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होना चाहिए। राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, ये भी सही है, नामांकन के लिए उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, तो ये भी सही है, बिल्कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होना जरूरी है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन डी ही गलत होगा। देख लेते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। SC/ST समुदाय के लोगों को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का विशेष अधिकार है, लेकिन वो अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आरक्षित हो या नहीं हो। तो सारे सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो विचार करना, अनुच्छेद 42 होता है
काम की मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत। अनुच्छेद 42 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43A उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और अनुच्छेद 43 करता है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में। तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 तीनों सुमेलित नहीं है पूछा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा की शक्ति कौन सी ऐसी शक्ति है जिसमें समान अधिकार होते हैं दोनों को। जैसे धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये दोनों का समान अधिकार इसमें नहीं है। विधान परिषद अनुदान मांग पर मतदान कर सकता है, तो विधान परिषद अनुदान मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। तो आपका 56 का हो जाएगा मतदान नहीं कर सकता है। इसमें पूछा है सही है कौन, तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, तो ये दोनों का अधिकार है, इसमें दोनों को अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछा है, डीपीएसपी। संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो ऐसा नहीं है, इसे संविधान किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करता है, बल्कि इसके काम और दशाओं के आधार पर समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी के रूप में जानते हैं हम लोग। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नहीं, इसका नहीं है, बल्कि यह है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार में होता है, मौलिक अधिकार से होता है, ना कि इससे। तो इससे होता है कल्याणकारी और अवधारणा में शामिल करना। तो इसका हो जाएगा, दोनों गलत है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो इससे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, पैरोल पर इनकार करने का अधिकार है सरकार को, राज्य सरकार को। किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है। बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार के अपने नियम है। तो 1 गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 39 के डी में। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 के डी में पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है? नहीं, केवल विधायिका के लिए नहीं करता है, बल्कि यह कार्यपालिका के लिए भी निर्देश करता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया, नहीं, भाग 6 में नहीं, बल्कि भाग 4 में किया गया है। तो दोनों कथन गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल और औपचारिक उपकरण हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है,
प्रश्न के विपरीत है ये। संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाना सदस्यों के लिए उपबंध एक अनौपचारिक उपकरण है, तो ये गलत हो जाएगा। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जा सकता है, अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, तो ये भी गलत है। अर्थात न तो एक न ही दो, दोनों गलत है, तो डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो आपको ये चारों मालूम होना चाहिए कब आया। जैसे गोलकनाथ आया था आपको 1967 में। केशवानंद आपको मालूम होगा 13 जजों का बेंच था, 1973 में। मिनर्वा मिल्स आया था आपको 1980 में, और गोपालन आया था 1950 में। अर्थात सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 एक ही ऑप्शन में है सी, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थानीय वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, 1921 में स्थापित स्थानीय वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। और ये पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस समिति का उल्लेख किया गया है, जो ये बात बोला जा रहा है वो किस समिति के लिए सुटेबल है। तो आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था। तो जॉन मथाई की अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, प्राक्कलन समिति का। इस समिति की सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो बिल्कुल सही है, प्राक्कलन समिति के ही सदस्य 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थानीय निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। राज्य के विधान परिषद बिल्कुल राज्यसभा की तरह है। जैसे राज्यसभा जैसे है केंद्र में, वैसे ही विधान परिषद है, तो ये एक स्थानीय निकाय है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3 वर्षों में नहीं बल्कि 2 वर्ष में। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं, गलत है, पुनः नामांकन के लिए भी पात्र होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2, अर्थात ऑप्शन, अच्छा दो भी गलत है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निम्नलिखित में से किस से शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 23 और 24 में है, और इसमें तीनों मतलब नागरिकों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो अर्थात 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, तो ये आपको बिल्कुल सही है कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित है। उसमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि कुछ न्यायिक कर्तव्य हैं, तो उसमें कुछ नैतिक कर्तव्य भी है, न्यायिक कर्तव्य भी है, सही बात है। तो जैसे कि आप न्यायिक सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं कि अपने महान आदर्शों को संजोना, और नागरिक कर्तव्य के बारे में जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो नहीं करता है बोला है, अर्थात ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो ये भी सही है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो दोनों सही है, लेकिन वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात बी, जैसे इस दोनों का कोई मेल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण के CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CAG का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है, 148 के द्वारा किया गया है प्रदान। अगला कह रहा है, CAG केवल केंद्र में जनता के धन के संरक्षण है, राज्य में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य में भी है, दोनों में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। CAG को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था, महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था, तो ये बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो अर्थात 1 और 3 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता आपको मालूम होगा कि वित्तीय संबंधित जो भी विधेयक होगा उसमें पूर्ण अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो जैसे इसमें देखा गया, भारत के संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक, ये भी है, सही है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के गठन हेतु विधेयक, तो ये भी सही है, ये भी सही है, सीमाओं में परिवर्तन के लिए होता है। संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक, ये नहीं है, संविधान संशोधन से विधेयक के लिए पूर्व अनुशंसा की जरूरत नहीं पड़ती है। धन विधेयक आपको मालूम है कि बजट, वित्तीय, ये सब धन विधेयक उसी से होगा। तो अर्थात 1, 2 और 4 ऑप्शन C हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। अगला बोल रहा है 44वां, तो बिल्कुल नहीं, 48वां भी नहीं, 46वां में आपको संविधान संशोधन 2002 में भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य, और 11वां में 11 मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 अर्थात ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जैसे दिया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी और कारावास में कोई प्रक्रिया, हाँ, जब कार्यकाल में रहेंगे तो कोई गिरफ्तारी या कारावास के लिए भी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अदालत में नागरिकी कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा। तो तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन D सही हो जाएगा। साथ में आप लोग भी बनाते रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा, पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन करना बिल्कुल है। राष्ट्रगण का सम्मान करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मौलिक कर्तव्यों में, तो C सही हो जाएगा, अर्थात C गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारावास उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उसके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं, वो राष्ट्रपति के तहत काम करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति को इस अधिनियम के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। वो अगर राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के वेतन प्राप्त होंगे।
यदि इस अधिनियम के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। तो इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा आपका सी, अर्थात 2 और 3 दोनों सही है, ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? भारत का कोई भी नागरिक जो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ऐसा नहीं है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो भारत का सिर्फ नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो ये ऐसा कोई अथी नहीं है, भारत का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। आपको जैसे हम देखें तो वो भारत के नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, तो नियुक्ति 10 साल न्यायाधीश रहा हो। सही है। भारत के वो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक बात है। वो 10 वर्षों तक वो वकील रहा हो, उच्च न्यायालय के वकील रहा हो, तो सही है, वो गलत हो गया। तो बी सही है, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, अर्थात बी सही होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मूल विशेषताएं हैं? तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि यह राज्य सरकार के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बों में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बताता है। तो बिल्कुल सही है कि पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया जाता है आबादी प्रत्येक शहर या कस्बे में 10 लाख से अधिक आबादी वाले। तो पहला सही हो गया। दूसरा में बोल रहा है, यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालय के अधीन क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। तो सही है, वैवाहिक मामलों का प्रावधान करता है। साथ ही साथ आपको तलाक या वैवाहिक राहत या न्यायिक तलाक, ये सब के विवाह की वैधता, इस सारे का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल सही। यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा। तो बिल्कुल सही है, ये उच्च न्यायालय में एक अपील के लिए भी प्रावधान करता है। तो तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होता है। तो बिल्कुल सही है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है पद ग्रहण करने से, ये याद रखिएगा, पद ग्रहण करने की तिथि से। वह असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु पात्र हैं। तो ये भी सही है, वो असीमित जैसे अगर जब तक वो पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वह किसी भी समय राज्यपाल के सभापति को त्याग पत्र भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो ये गलत है, वो राज्यपाल सभापति को त्यागपत्र न देके बल्कि वो देगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को देगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, अर्थात बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के भाग 6 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया से संबंधित है। तो गलत है, ये भाग 5 में है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। नहीं, ये संसद के द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही, अनिवार्य है। तो इसका
ये 1 और 2 गलत हो जाएगा, अर्थात सिर्फ सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ सॉरी, गलत पूछा है, सॉरी गलत पूछा है, तो इसका 1 और 2 दोनों गलत है। देखिए ये सिली मिस्टेक है सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं? तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद जब रिक्त हो जाएंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य वो करेगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का विधिक नाम है। तो भारत सरकार का अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का विधिक नाम है राज्यों का संघ, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वो पीड़ित व्यक्ति ही हो? तो इसके लिए एक ऋण है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ऋण है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और ये जरूरी भी नहीं है कि वो पीड़ित व्यक्ति ही हो। बाकी जो भी अधिकार ऋण है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, तो ये इसके विपरीत है, तो अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया वसूल और बरकरार रखा जाता है? तो बोल रहा है राज्यों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, तो इसमें होता है कृषि आय कर, कृषि से संबंधित आय, बिल्कुल सही है, कृषि से संबंधित आय हो गया। मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब का उत्पादन शुल्क, हाँ तो ये शराब, पेय पदार्थ, गांजा, ये सब के बारे में भी, इस सब पे भी कर लगाने का राज्य सरकार को अधिकार है। विनिमय बलों पर स्टाम्प शुल्क, ये नहीं है, इसका नहीं है। माल की बिक्री या खरीद पर, ये भी नहीं है, अर्थात 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है? तो भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य किन किन मामलों में है? तो इसमें पहला है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश, तो बिल्कुल सही, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में नहीं है। लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है, तो इसमें नहीं है। नियंत्रण महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट इस पे है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रिपोर्ट इस पे भी है, तो 1, 3 और 4 तीनों पे है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 11 जोड़ा गया। तो आपको मालूम होगा कि 11 नहीं बल्कि भाग 9 जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि 9। देखिए देखने में सेम लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी जाए, तो इस अधिनियम से 11वीं अनुसूची बिल्कुल जोड़ा गया था। भाग 9 था लेकिन अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 11वीं अनुसूची थी। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के दायरे में ला दिया है, मतलब न्यायसंगत दायरे में ला दिया है, तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि जो पंचायत है अर्थात 73वें संशोधन वो न्याय संगत भाग के दायरे में ला दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 2 और 3, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद या राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है, जिसे संसद या राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति, तो अगर पुनः पारित कर दिया जाता है लौटाने के बाद भी, तो राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, तो विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, तो 84 का ए ही सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास
प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है, अर्थात गलत बताना है। तो बोला लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। तो बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहला बार प्रस्ताव लाया गया था। इंदिरा गांधी को सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। हाँ, तो बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी को 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तीसरा बोल रहा है जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित करना होता है। तो ऐसा नहीं है, लिखित रूप से सूचित करना जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दे, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर लगाए गए करों की कुल राशि 25,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो गलत है, 25,000 नहीं बल्कि 2500। एक राज्य विधायिका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है, भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग की जाती हो। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्थात ना तो एक होगा सही और ना ही दो, तो दोनों सही है, माने दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधानसभा का सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। मैक्सिमम आपका हो जाता है 500 और मिनिमम 60। तो मैक्सिमम 500 होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित है, 1/3। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि हाँ 1/3 निर्धारित है, लेकिन मिनिमम 40 होना चाहिए। तो ये भी सही है। किसी विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा तय की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, विधायिका द्वारा तय नहीं की जाती है। तो ऑप्शन 1 सही है, अर्थात 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षण के CAG। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्षों से अधिक समय तक पद धारण नहीं कर सकता है। जब तक अगला राज्यपाल नहीं आ जाता तब तक वो अपना पद धारण किया रहता है। प्रधानमंत्री किसी नियुक्ति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। प्रधानमंत्री नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत आसान है, राष्ट्रपति करता है। तो अर्थात इसका क्या पूछा, सही कथन है। तो सही आपका हो जाएगा, नहीं रह सकता, ये गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, अर्थात इसका 89 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी तो गलत था, हटाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है पूर्व राष्ट्रपति। ये आप पदानुक्रम देख लीजिएगा, उसमें होता है पूर्व राष्ट्रपति। तो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा
किया गया है भारत के महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। तो महान्यायवादी को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण दोनों का संविधान में संवैधानिक पद है। तो 1 और 3 हो जाएगा, अर्थात इसका हो जाएगा 1 3 सी, 91 का सी। आपको बता दें महान्यायवादी आपको अनुच्छेद 76 और महालेखा परीक्षण आप जानते हैं अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से किस समूह में लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो लोकसभा में केवल 1 सीट आपको बता दें चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी और लद्दाख में केवल 1 सीट है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपको मिलाएंगे, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये गलत है, कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद को हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने की समाप्ति पर निष्कासित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो 6 महीने ही प्रभावी रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन, अभिकारक और कारण है। अभिकथन और कारण से पूछा है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ऐसा नहीं है, उसे के स्वतंत्र होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, प्रसाद पसंद नहीं होता है। तो कथन गलत हो जाएगा, आपका कथन गलत हो जाएगा। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडलीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। तो 95 का डी, अर्थात कैबिनेट का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस समिति के सदस्य हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वो समिति के अध्यक्ष हों। तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि समिति का अध्यक्ष हो, तो समिति के सदस्य तो हैं और यह आवश्यक नहीं होता है कि वो अध्यक्ष हो। आवश्यक है वो अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, गलत है कि संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष नहीं होते। हाँ सॉरी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं करते, अध्यक्षता इसका प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, अर्थात ऑप्शन डी। 96 है किस समिति या आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसके बारे में जो बताया गया था वो सरकारिया आयोग के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही, ये सही कथन है कि कोई भी धन विधेयक राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, अर्थात किसी भी धन के बारे में बात करेंगे तो वो वित्त होता है, तो वित्त की तरह तो वित्त विधेयक होते हैं, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं
जैसे ये है वित्त विधेयक, ये हो गया आपका, ये आपका हो जाता है वित्त विधेयक, सॉरी, ये हो गया वित्त विधेयक। और इसके अंदर ये हो गया धन विधेयक। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयक पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर नहीं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। संयुक्त बैठक केवल धन विधेयक पर नहीं, तो संवैधानिक विधेयक पर नहीं होते हैं, ये गलत है। यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यापक हो जाता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही, अर्थात गलत होगा केवल बी। अगला क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसे अधिकार है लोकसभा में बहस में भाग लेने का, ऐसा नहीं है। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष रखे गए किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का, ऐसा भी नहीं है। वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने का, ये बिल्कुल सही है। वोट की जब बराबरी हो जाएगी तो उसको मतदान करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राज्य विधायिका का सत्र चल रहा हो तो उन्हें जूरी सर्विस से छूट दी जाती है, तो बिल्कुल सही, उनको छूट प्रदान होती है। राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र पार्टी प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई थी, जिसको 16 सीट हासिल हुए थे। और सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको 364 सीट प्राप्त हुए थे, तो एक गलत हो जाएगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता को पहली बार वर्ष 1969 में मान्यता दी गई, तो ये बिल्कुल सही है। यदि किसी पार्टी के पास लोकसभा में न्यूनतम 75 सदस्य नहीं हैं तो उनके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो 75 सीटों के बारे में नहीं बात किया गया, बल्कि 10%, अर्थात 10वां भाग, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ 2 सही है, अर्थात ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।